मंच पर विराजमान सिक्किम के राज्यपाल श्रीमान पाटिल जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पवन जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीमान मोहन भाई, डॉक्टर संजीव जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान सोमनाथ जी, उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि, राज्यों से पधारे हुए सभी मंत्रीगण, सिक्किम के सभी विधायक, सांसद, अधिकारीगण, मां भारत को प्रधानमंत्री भैर सिक्किम राज्य को यो पहलो भ्रमण हो। सिक्किम का मानिस हरु सोजार साधारण रहे छन। यहाँ को वातावरण अति सुंदर, पवित्र और शांतिपूर्ण है। यहाँ को स्वच्छ पर्यावरण, विविध वन संपदा, जैविकता અને सुंदर वातावरणમાં मोहित हैं। यहाँ को जैविक खेती को विषय में मैले घेरे कुरा सुने आ सुंदर सुनखरी बहुरंगी फूलहारों का दर्शन भयो અને मैं अतिशय हर्षित भय। देश में सिक्किम एवटा नमूना को राज्य होन सकच। आज हमने प्रारंभ में सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमान रामाराव को श्रद्धांजलि दी। रामाराव से मेरा बड़ा गहरा परिचय रहा। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सहज व्यंग विनोद उनकी प्रकृति में था। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में लंबे अरसे तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कल मकर संक्रांति के तुरंत बाद ही वो हमारे बीच से विदाई हो गई। सिक्किम में 5 साल वो रहे। सिक्किम को उन्होंने अपना बना लिया। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। मैं पवन जी जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैं भी दुविधा में था कि ये क्या हो रहा है। जब तक मेरा नाम नहीं बताया तब तक मुझे लग रहा था किसी और के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब अचानक मेरा नाम आया तो मैं चौंक गया। लेकिन बाद में समझ में आया कि इतनी तारीफ क्यों हो रही थी।
लेकिन आपने देखा होगा सामान्य रूप से किसी समारोह में जाते हैं कहीं पर, तो जो होस्ट होते हैं वो मुफ्त में थोड़े बुलाते हैं। लेकिन पवन जी ने जितनी बातें रखी उसमें राज्य को रुपये दो, इतने पैसे दो, ऐसी कोई बात नहीं रखी। ये बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने कहा तो यहाँ की जनजातियों के लिए क्या चाहिए, यहाँ के किसानों के लिए क्या चाहिए, यहाँ की जनजातियों को कौन से हक चाहिए। ये राज्य प्रगति कर रहा है, उसका मूल कारण है पवन जी की ये सोच। वरना तो जितने संकट हम कल्पना करो वो सारे संकट यहां मौजूद हैं। प्राकृतिक कठिनाइयां बेशुमार है। अगर सिक्किम के लोगों को या सिक्किम के शासकों को शिकायत करनी हो, रोना धोना हो, हजारों बातें हैं, लेकिन ये सुखिस्तान है, या रोना धोना होता नहीं है। पहाड़ी मन है, हिमालय जैसी ऊंचाई है, और वे कुछ कर गुजरना चाहते हैं। पवन जी ने जितनी बातें कही हैं, भारत सरकार उसको गंभीरता से देखेगी, उसकी जांच पड़ताल करके क्या हो सकता है। मैं आज सरकार का मेहमान हूं, यह निमित्त है। पवन जी का मेहमान हूं, यह निमित्त है। दरअसल मैं आज सिक्किम के लाखों किसानों का मेहमान हूं। और मैं आज यहां अकेला नहीं आया हूं। मैं देश के करोड़ों किसानों की आशा लेकर के आया हूं। यहां पर जब पवन जी ने मुझे कहा कि एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में घोषित करना है, लेकिन आप आइए, मैंने कहा मैं अकेला आऊंगा, घोषित करूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा मैं सारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्रियों को बुलाऊंगा, देश के सभी कृषि सचिवों को बुलाऊंगा। 2 दिन जहां इतना बड़ा कृषि यज्ञ किया है, ऐसे ऋषितुल्य कृषि किसानों को इस पवित्र भूमि में हमारे सब लोगों को प्रेरणा मिले, तो 2 दिन एक प्रकार से चिंतन भवन में एक प्रकार से मंथन हुआ है, मनन हुआ है, जो देश के कृषि जगत में किस प्रकार से बदलाव लाया जा सके, इसकी गहराई से चर्चा हुई है। जो 5 प्रेजेंटेशन आए, आपने देखा होगा कि पहले क्या परंपरा थी। ये कोई कृषि मंत्रियों की मीटिंग पहली बार नहीं हुई है, हर वर्ष होती है। लेकिन विज्ञान भवन में आना, अपनी बात बताना और चले जाना, यही ज्यादातर होता था। शायद पहली बार हुआ होगा कि 2 दिन कृषि मंत्री और कृषि सचिव एक साथ रहे होंगे।
बैठ करके बातें की, चर्चाएं की, ग्रुप डिस्कशन किए और निश्चित विषयों पर किए और उसमें से उन्होंने कुछ एक्शनेबल चीजें निकाली हैं, सजेशंस निकाले हैं। कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बातें हैं, कुछ नए विजन से जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार से बदले हुए कालखंड में कृषि जीवन को कैसे देखा जाए, देश का गांव, देश का किसान, देश की कृषि, देश का कृषि उत्पादन, इन विषयों को टुकड़ों में देखने से कभी देश का भला नहीं होगा। हमें उसे समग्रतया में देखना होगा और समग्रतया में देखने के इरादे से ये मंथन हुआ है और उसमें से कई महत्वपूर्ण सुझाव उभर करके आए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रोड मैप में और भारत सरकार के एग्रीकल्चर के विजन में ये कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रयासों से राज्यों के आने वाले बजट में भी ये प्रतिबिंबित होंगे और जो बातें यहां हुई उसके प्रकाश में राज्य भी छोटे मोटे ग्रुप मीटिंग करें, सेमिनार करें, संबंधित लोगों को बिठाएं और हो सकता है जो 5 प्रेजेंटेशन हुए सारे मुद्दे हर राज्य को लागू नहीं होंगे, लेकिन उसमें वो राज्य क्या क्या कर सकता है। 50 बातें आई होगी, हो सकता है वो 20 कर पाए। हो सकता है किसी को लगे कि 10 इस साल, 10 अगले साल, 10 और एक साल के बाद, लेकिन कोई न कोई कार्यक्रम इसमें से उभर करके आना चाहिए, योजना बननी चाहिए और एक प्रकार से सिक्किम डिक्लेरेशन के रूप में ये चीजें याद रहनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में निराशा के लिए बहुत कारण है। अनुभवों की ऐसी भरमार है कि उसमें नया विश्वास पैदा करना चुनौती है, तो भी उस चुनौती को स्वीकार करना ही है। सिक्किम एक उदाहरण है। उदाहरण इस अर्थ में है कि जब यहां पर 2003 में विचार रखा गया होगा जैविक खेती का, तो क्या विरोध नहीं हुआ होगा? क्या किसानों ने शिकायत नहीं की होगी? क्या जब 10 किसान जैविक की तरफ गए होंगे और प्रारंभ में थोड़ा घाटा भी हुआ होगा, तब पड़ोस वाला भरपूर फर्टिलाइजर डाल करके उससे डबल पैदावार करके उसको दिखा देता होगा कि देख तू तो मर रहा है, मैं जी रहा हूं। हर किसान का मन डुल गया होगा। जिसने 3 में प्रयोग किया होगा उसने सोचा होगा यार अब अगली बार नहीं करना है। ये मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं उनको कहां खेती करनी है, खेती तो हमें करनी है। ऐसे कई निराशा के पल आए होंगे, कई आशंका के अवसर पैदा हुए होंगे। इस रास्ते को छोड़ करके फिर एक बार पुराने रास्ते पर लौटने की इच्छा भी हुई होगी। आर्थिक संकट भी झेलने पड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्किम के उन लाखों किसानों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी राह छोड़ी नहीं, चाह छोड़ी नहीं। और जो राह नहीं छोड़ता, चाह नहीं छोड़ता,
वो जीवन में कुछ पाकर के रहता है और आज दुनिया पूरी सिक्किम के लिए तालियां बजाती होगी। एक लंबे अरसे की तपस्या का परिणाम है। 1 दशक तक बिना रुके, बिना थके इस बात को मानना, उसके पीछे खपे रहना, ये छोटा काम नहीं है जी। आप अपने घर में भी, परिवार में तय करो कि ये 2 चीजें करेंगे, सामान्य 2 चीजें, इतना तय करो कि हर दिन शाम को साथ में बैठ करके परिवार के सब सदस्य खाना खाएंगे। नहीं निभा पाओगे। परिवार के सब लोग एक साथ शाम को बैठ करके साथ खाना खाएंगे, ये निर्णय करेंगे, 10 साल लगातार पूरा नहीं कर सकते, कहीं कहीं तो रुकावट आ जाएगी। ये सिक्किम के किसान है जिन्होंने करके दिखाया। शायद एक कारण ये भी हो, जिस आधुनिकता की हवा में हम लोग फंसे हैं, यहां पर आप जैविक पवन की प्रेरणा पा रहे हैं। और ये पवन अब सिक्किम तक सीमित नहीं है, जैविक पवन पूरे देश में फैलने वाला है। होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये सब मनुष्य के मन में अब ये विचार घर करने लगा है। अभी फ्रांस में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करने के लिए दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए आए थे, एनवायरनमेंट की चिंता कर रहे थे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी चिंता कर रहे थे। पूरा पर्यावरण बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये चिंता का विषय था। कई बातें हुई, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो पैराग्राफ है बैक टू बेसिक का। दुनिया के सब देशों ने मिलकर के कहा है कि हमें हमारी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, जो पहले माना नहीं जाता था। वरना मनुष्य मानता था कि इस प्रकृति को लूटने का हमें हक मिला है, ये हमारे लिए ही है सब कुछ। पहली बार COP21 में दुनिया ने मिलकर के कहा कि जी नहीं, प्रकृति के साथ प्रेम का नाता चाहिए, प्रकृति के साथ जीने का सीखना पड़ेगा। सिक्किम ने वो उदाहरण करके दिखाया है। कभी विकास और एनवायरनमेंट को कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा एक चर्चा होती है, आशंका पैदा की जाती है कि डेवलपमेंट होगा तो एनवायरनमेंट नष्ट होगा। सिक्किम दुनिया के लिए एक मॉडल है कि जिसमें पर्यावरण का पूरा प्रोटेक्शन होता है और डेवलपमेंट की भी नई ऊंचाइयों को पार किया जा सकता है। मुझे बराबर याद है, पवन जी ने गैंगटॉक में, माल रोड है ना आपका, मेन रोड है, गांधी मार्ग, उस पर उन्होंने व्हीकल बंद किए थे। बड़ा तूफान खड़ा हो गया था, बहुत साल पहले की बात है शायद, हैं? वो बॉडीग रहे और आखिरकार लोगों ने इस बात को मान लिया, और आज वो गांधी रोड पूरे गैंगटॉक की शोभा बन गया है, लोग गर्व करने लग गए हैं। इन दिनों स्वच्छता का अभियान चल रहा है, वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मैं गैंगटॉक को, सिक्किम को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अभी जो रेटिंग कर रही है भारत सरकार, इन दिनों बराबर उसके पीछे लगी है। देश में जो पहले 10 नंबर आए पूरे देश में, जो बड़े बड़े शहर हैं, बैंगलोर है, दिल्ली है, जयपुर है, उदयपुर है, सब बड़े बड़े, इतने बड़े शहरों के बीच गैंगटॉक ने 10वां नंबर प्राप्त किया।
ये छोटी सिद्धि नहीं है। और हिमालयन स्टेट में, पर्वतीय राज्यों में गैंगटॉक ने नंबर 1 प्राप्त किया। मैं उनको बधाई देता हूं इस काम के लिए, और यहां की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वच्छता को स्वभाव बनाया है। मैंने सुना कि 20वीं सदी में कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे जो रात को रुके थे। 21वीं सदी में मैं आया हूं, रात को रुकूंगा। हमारे देश के कृषि जगत के विकास के लिए जैविक खेती का एक आकर्षण तो बना है। किसान भी प्रयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन छुटपुट प्रयोगों से वो पहले भी चलते होंगे। छुटपुट प्रयोगों से परिवर्तन का एहसास नहीं होगा। मैं राज्यों से जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जब दुनिया में जैविक उत्पादन की बड़ी मांग है, कृषि उत्पादन की एक बहुत बड़ा मार्केट है, और एक प्रकार से जीरो कॉस्ट कृषि की तरफ जाने का जो अभियान कुछ लोग चलाते हैं उसके अनुकूल भी है। हम व्यूहात्मक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली राज्य का कोई एक डिस्ट्रिक्ट पकड़े, पहले तय करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह जैविक करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट करने की ताकत नहीं तो एक ब्लॉक पकड़े, तालुका बोलते होंगे, ब्लॉक बोलते होंगे, जो बोलते होंगे, जिसमें 100, 125, 150 गांव हो। एक पूरा इलाका पकड़े और एक बार उस पूरे इलाके को करके दिखाएं। यह कार्यक्रम बड़ा लंबा चलता है, क्योंकि इसमें एक साल अगर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया तो बात बनती नहीं है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और उसके स्पेशल अरेंजमेंट कर करके किसानों को गाइड करना, उनको जो आवश्यकता है वो प्रोवाइड करना और उनके मार्केटिंग तक की व्यवस्था को खड़ा करना। अगर एक ब्लॉक या एक डिस्ट्रिक्ट सफल हो गया तो बाकी जगह पे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और किसान का स्वभाव है, किसान लेक्चरबाजी से काम नहीं करता है। कितने ही बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आकर के उसको भाषण दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो खुद आंख से देखे तो उसको किसी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ती, वो करना शुरू कर देता है। सीइंग इज बिलीविंग, ये किसान का नेचर है। उसने एक बार देखा, वो डिटेल में जाएगा, समझेगा और उसका विश्वास बन गया तो चल पड़ता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं चाहूंगा कि राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वे कोई इनको स्ट्रेटेजी नक्की करें, तय करें कि हमें किस दिशा में जाना है। दूसरी बात है, आपने काफी क्रॉप इंश्योरेंस की बड़ी तारीफ की, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि क्रॉप इंश्योरेंस इतने सालों से चर्चा में है, किसान भी उसकी चर्चा चिंता करता है, लेकिन 20% से ज्यादा किसान इससे जुड़ा नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हम अभी इतना तय कर सकते हैं कि कम से कम हम 50% पर जाएंगे। हमारे राज्य के जितने किसान हैं उसमें से कम आधे किसान क्रॉप इंश्योरेंस से जुड़े, ये हम कर सकते हैं। संकल्प करके करें, उसके कारण भारत के तिजोरी पर खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन वो खर्च बढ़ते हुए भी किसान को आज जो नई बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, वो किसान को एक विश्वास देती है।
कई नई चीज ऐसी जोड़ी गई हैं जो उसकी रोजमर्रा की मुसीबतें थी, जो पहले काउंट नहीं होती थी। इंश्योरेंस कंपनी पर भी दबाव पैदा किया जा रहा है कि ये रास्ता है, आपको किसानों के साथ इस प्रकार से करना होगा। मैं आशा करता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस के काम में इसको जोड़े। स्वच्छता को मैं कृषि के साथ जोड़ना चाहता हूं। वेस्ट टू वेल्थ, हमारे यहां जो बायो वेस्ट है, उसमें से फर्टिलाइजर कैसे बने, व्यापक रूप से फर्टिलाइजर कैसे बने, और ये फर्टिलाइजर हमारे किसानों को कैसे मुहैया कराया जाए, उसका ब्रांडिंग हो। मैं तो चाहूंगा कि सिक्किम भी जो ऑर्गेनिक चीजें उत्पादित करता है, उसको एक नेम का ब्रांडिंग करना चाहिए। आज उन्होंने 3 फूलों को नाम देने थे, 2 को उन्होंने कहा कि आप दीजिए, एक मुख्यमंत्री ने कहा मैं खुद दूंगा। मैंने जो 2 नाम दिए, एक दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में दिया, और दूसरा नाम दिया दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष है, उनके लिए दिया दीनदयाल। लेकिन उन्होंने दूसरा ही नाम दे दिया। मैं आभारी हूं सिक्किम सरकार का, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया, लेकिन मुझे फूल जैसा नाजुक मत बनने देना। कांटों के बीच गुजारा किया है, कांटों के बीच गुजारा करना है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां फूल जैसी कोमलता के साथ दुखी दारिद्र्यों के आंसू पहुंचने के काम आ जाए ये जिंदगी, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। कृषि क्षेत्र में हमने एक आमूलचूल कुछ चीजें किसानों को बदलाव की दिशा में सोचना होगा। एक बात सही है कि उत्पादन के बाद की व्यवस्था वैज्ञानिक करेंगे तो किसान को फायदा होने ही वाला है। हमारे यहाँ जो वेस्टेज है उसको रोकेंगे, किसान को फायदा होने वाला है। और मार्केट के संबंध में यहाँ काफी चर्चा हुई, बैंक फाइनेंस के संबंध में काफी चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी के संबंध में काफी चर्चा हुई है। इन सारी बातों का महत्व है और उसको आगे करना भी है, लेकिन किसान को भी कई चीजों में हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, यहां पर आया सॉइल हेल्थ कार्ड में ये मुसीबतें हैं। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रकार से जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। आज से 30 साल पहले कोई डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता था क्या? नहीं कहता था। यूरिन टेस्ट के लिए कहता था? नहीं कहता था। आज कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, उसके पहले कहता है भाई पहले ये रिपोर्ट ले आओ। अच्छा, उस डॉक्टर के पास ये टेस्टिंग की लेबोरेटरी है? नहीं है। गांव में कोई और है जो लेबोरेटरी चलाता है, आप टेस्टिंग करवाते हैं, रिपोर्ट लेके जाते हो और वो तय करता है क्या बीमारी है। सॉइल हेल्थ के लिए ऐसी लेबोरेटरीज का नेटवर्क क्यों खड़ा ना हो? देश में नौजवान सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी के उद्योग में क्यों ना आए, एंटरप्रेन्योर क्यों ना बने? और ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कोई कर ना सके। स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार का है, उसमें हम इस बात को करने वाले हैं कि सॉइल हेल्थ के लिए स्किल डेवलप हो, सॉइल हेल्थ परीक्षण करने वाले लोग जो हो, और गांव-गांव ऐसी छोटी-छोटी लेबोरेटरी क्यों ना बने। मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, जिस स्कूल कॉलेज में लेबोरेटरी है, विज्ञान का प्रवाह होगा तो लेबोरेटरी होगी। मार्च महीने से करीब करीब जून महीने तक हमारे यहाँ स्कूलें बंद रहती हैं, छुट्टियां रहती हैं।
कुछ इलाकों में नहीं रहती है, जहां पर मौसम अलग होता है तो कुछ जगह पे अलग समय होता है। लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान में मार्च महीने से जून जुलाई तक स्कूल बंद रहती हैं। क्या उस समय हम स्कूल की उस लैब को सॉइल टेस्टिंग लैब में कन्वर्ट कर सकते हैं? उस स्कूल को भी कमाई होगी, जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको भी वैकेशन में कमाई होगी, और किसान उसको पता होगा कि इस प्रकार से नमूना लेके जाना है, वहां जाऊंगा 3 दिन में मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। ये इस प्रकार से हमने मॉडल विकसित करना पड़ेगा। हम ये चाहें, आज कर रही है सरकार, और इस वर्ष का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में काफी काम हुआ है, लेकिन इतने से बात अटकनी नहीं, क्योंकि हर 2 साल में जमीन अपना स्वभाव बदलती है, गुण दोष में परिवर्तन आता है। हर 2 साल में जमीन की जो परत होती है उस परत में परिवर्तन आता है, और इसलिए हर 2 साल में सॉइल टेस्टिंग अनिवार्य हो जाता है। भले 0.5% फर्क आता होगा, लेकिन फर्क तो आता ही है। इतना बड़ा काम करना है तो नए एंटरप्रेन्योर चाहिए। मैं अभी ये स्टार्टअप के लिए नौजवानों से मिला था, उसके पहले भी मैंने कुछ स्टार्टअप वालों से मिला था, छोटी मीटिंग में एक बार मिला था। मैंने उनको कहा कि आप किसान मोबाइल फोन क्यों नहीं बनाते हो? आजकल ऐसे मशीन आते हैं कि आप अपने घर में ब्लड टेस्ट कर सकते हो। ब्लड थोड़ा निकाला, उस पर रखा तो रिपोर्ट आ जाती है कि शुगर लेवल क्या है। क्या ऐसे मोबाइल फोन नहीं निकल सकते जिसकी स्क्रीन पर मिट्टी रखे तो तुरंत रिपोर्ट आना शुरू हो जाए? ये सब संभव है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये स्टार्टअप वाले कर सकते हैं। किसान मोबाइल फोन क्यों ना हो, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर, किसान से जुड़े हुए हर चीज उसके अंदर हो। उसको ये जो हम लोग आज मोबाइल फोन उपयोग करते हैं उसको कहाँ जरूरत है भैया? बिल्कुल फालतू में जगह रोक करके बैठ जाता है। उसको वो चीजें देखनी नहीं है जी, उसको तो वेदर रिपोर्ट देखना है, उसको तो बाजार भाव देखने हैं, उसको फसल की वैरायटी देखनी है, फर्टिलाइजर की समझ पानी है, कौन सी चीज कहाँ मिलती है और कौन सी चीज कहाँ बिकती है, वो चीज चाहिए। समस्या है तो कहाँ पूछूं, क्या पूछूं, ये चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर आज जो स्टार्टअप की दुनिया में हमारे नौजवान आए हैं, वे इस दिशा में सोचे कि मेरे देश के गरीब से गरीब किसान, अनपढ़ किसान भी, उसके हाथ में मोबाइल फोन के द्वारा वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जो टेक्नोलॉजी की यहाँ चर्चा हुई, वो टेक्नोलॉजी वहां से संभव है। और ये मैं जो बातें कर रहा हूं, कोई कठिन काम नहीं कर रहा हूं। आज विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये सब संभव है, और बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे दुनिया में जितना उनका मोबाइल का मार्केट होगा, उतना मार्केट उनको अकेले हिंदुस्तान में मिल जाएगा, किसानों में। हम टेक्नोलॉजी को सब कुछ करना है, लोगों को जोड़ करके कैसे किया जा सकता है। अगर लोगों को जोड़ करके हम करें, हम कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ कंपनी के लोगों से बात की। मैंने कहा भाई, हमारे यहाँ फल की खेती करने वाले जो किसान हैं, फल की उम्र ज्यादा होती नहीं है, और पहाड़ों में या खेतों में दूर बड़ी मेहनत से, ज्यादातर तो पहाड़ों में फल होते हैं, उसको मार्केट आते आते तक 20% 30% तो खराब हो जाते हैं। और हम लोग पेप्सी पीने की फैशन हो गई, कोका कोला पीने की फैशन हो गई, अरबों खरबों रुपयों की ये एरेटेड वाटर बिक रहे हैं। मैंने उन कंपनियों को बुलाकर मैंने कहा, भाई ये आप इतनी सारी चीजें करते हो, क्या ये प्रयोग करो ना 5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% नेचुरल फ्रूट का जूस उसमें मिक्स क्यों नहीं करते हो? अगर ये हमारे एरेटेड वाटर बेचने वाले लोग 5% नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स कर दें, हिंदुस्तान के किसान का एक भी फल बेकार नहीं जाएगा, मार्केट तुरंत मिल जाएगा, मार्केट तुरंत मिल जाएगा। हमारे यहां इतने सारे फूल हो रहे हैं, यहां से फूल मार्केट में जाते जाते कितने बहुत कम फूल हैं जो बचेंगे। ये अच्छा है कि सिक्किम में कुछ फूल ऐसे हैं कि जिसकी उम्र बहुत लंबी भी है। और मैंने आज जब देखा
फूलों का प्रदर्शनी, कुछ फूल हैं जिसकी कीमत 3,000 रुपया है, 3-3 हजार रुपये कीमत है उन फूलों की। अनेक प्रकार की फ्रेगनेंस है। आज दुनिया में फ्रेगनेंस का बहुत बड़ा मार्केट है और उनको भी ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। अगर ऑर्गेनिक चाहिए तो रॉ मटेरियल में फूल चाहिए और फूल मार्केट में पहुंचाना है तो क्विक व्यवस्था चाहिए और इसलिए सिक्किम में एयरपोर्ट बनाना है। कुछ लोगों को लगता है कि सिक्किम में एयरपोर्ट, टूरिज्म बढ़ेगा। सिक्किम में एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म तो बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होगा पेरिसेबल गुड को यहां से कार्गो को उठा करके फटाफट दुनिया के बाजार में ले जाया जा सकता है। रोज यहां से विमान भर भर करके फल और फूल जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं सिक्किम जो कि सुखिस्तान है, वो सुखिस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है, देश को सुखिस्तान में बदल सकता है। और इसलिए हमने बदलाव जो लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसान के मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, वो सिर्फ गांव में गाड़ियां जाए इसलिए नहीं है, गांव में जो पैदावार होती है वो तुरंत बाजार में पहुंचे, इसके लिए है वो काम। उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूर सुदूर इंटीरियर में व्यवस्था कैसे बने उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अगर एक तरफ एयरपोर्ट बनाने की कल्पना है तो दूसरी तरफ गांव की वो सड़क बनाने की भी कल्पना है। मंडी को ई बोर्ड पे लाने की कल्पना है। ई नेटवर्क क्यों ना हो हमारी मंडी का, और ई मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जो नौजवान किसान मैदान में आया है इन दिनों, और ये अच्छी बात है कि हमारे देश की यंग जनरेशन वापस कृषि में रुचि लेने लगी है। बीच में 20 साल का ऐसा समय गया कि किसान छोड़ रहा था चीजें, वो वापस लौट रहा है, उसको हम लाभ सकते हैं। हम किसान को कुछ चीजों में गाइड कर सकते हैं क्या? किस कृषि को प्रमुखतया 3 हिस्सों में बांट सकते हैं क्या? एक, वो जो रेगुलर खेती करता है, परंपरागत खेती करता है वो। दूसरा, वो पेड़ की खेती करे, ट्री, वृक्ष की खेती। हमारा देश आज इतना टिम्बर इंपोर्ट करता है, फर्नीचर के लिए इतना टिम्बर इंपोर्ट करता है। अगर हमारे देश के किसान को खेत के किनारे पर, जहां उसकी जमीन पूरी होती है, वहां अगर वो टिम्बर लगाता है और 20 साल के बाद वो उसका पेड़ बड़ा हो जाता है, उसको काटने का अधिकार दिया जाए और बेचने का अधिकार दिया जाए। अगर उसकी घर में बेटी पैदा हुई हो और टिम्बर के 2 पेड़ लगा दें तो बेटी की शादी करनी होगी, तब उस 2 पेड़ में से शादी का खर्चा निकल जाएगा। क्यों ना हम हमारे किसान को टिम्बर की खेती के लिए प्रेरित करें। तीसरी बात है एनिमल हस्बेंड्री। 1/3 उसका पूरी व्यवस्था का हिस्सा, चाहे पशुपालन करे, चाहे फिशरीज का करे, चाहे पोल्ट्री का करे, ये उसका हिस्सा है और सहज रूप से वो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल सकता है। ये 3 हिस्सों में 1/3 किसान का आपको फोकस करेगा तो एक आध बार फसल खराब हो जाएगी तो एनिमल हस्बेंड्री से गुजारा चल जाएगा। कभी टिम्बर से गुजारा विशेष अवसर आए तो निकल जाएगा। कभी हमारे किसान को असहाय होने की नौबत नहीं आएगी। अब एक 2 चीजें और करने जैसी नई निकली है जिस पर सोचा जा सकता है, कुछ किसानों ने प्रयोग किया है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, 2 खेतों के बीच में जो डिवीजन करते हैं, किसी न किसी कारण से ये खेत वाला भी 1 मीटर जमीन खराब करता है और वो खेत वाला भी 1 मीटर, 2 मीटर जमीन करीब करीब हर 2 खेत में बीच में खराब हो रही है। ये हमारे देश में इस स्वभाव कैसे बना है पता नहीं। आशंकाओं के कारण कहीं वो घुस जाएगा, ये घुस जाएगा,
उसके कारण हम लोग इंटरवीन करके किसानों को ये जो वेस्टेज है अपने खेत के चौराहे किनारे पर, उस वेस्टेज को कैसे वो फर्टाइल बनाए, प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, इन दिनों कई किसानों ने अपने खेत की बॉर्डर पे सोलार पैनल लगा करके बिजली का कारखाना लगा दिया है, और कुछ राज्यों ने किसानों के द्वारा ये बिजली पैदा हो रही है वो खरीदने की व्यवस्था भी की है। ये प्रयोग ऐसे हैं कि जो किसान अपने ही खेत में अपनी जो बिजली पैदा करेगा, अपना पंप भी चल जाएगा उसका, और ज्यादा बिजली होगी तो सरकार खरीद लेगी, और छोटा सा वो यूनिट लगा सकता है अपने खेत के किनारे किनारे पर, तो बॉर्डर की बॉर्डर हो जाएगी, बिजली की बिजली हो जाएगी, और 12 महीना पैदावार होगी। हमने ये नई नई चीजें किसान को ध्यान में रखते हुए लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। किसान को हम वैल्यू एडिशन की ओर गांव को केंद्र बना सकते हैं। एक घटना मुझे बराबर स्मरण है, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। किसान को एक समस्या ये होती है कि ज्यादा फसल हो तो दाम गिर जाते हैं, कम फसल हो तो खुद भूखा मरता है, दोनों तरफ से उसको मुसीबत होती है। हमारे यहां एक इलाका है जहां मिर्ची की खेती होती थी, हरी मिर्ची। अब वो पूरे गांव की सबकी मिर्ची बेच दें तो मुश्किल से 3 लाख रुपए आना था। अब 3 लाख रुपए में पूरे गांव का साल कैसे निकल सकता है? तो गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग थे थोड़े, उन्होंने कहा इस बार हम मिर्ची बेचेंगे नहीं, हरी मिर्ची नहीं बेचेंगे। उन्होंने क्या किया, उसको लाल मिर्ची होने दिया। लाल मिर्ची होकर के उन्होंने उसमें से पाउडर बनाया, पाउडर बना करके प्लास्टिक की बैग में पैकिंग किया, और लाल मिर्ची का पाउडर वो बेचने लगे। जिस गांव को 3 लाख की इनकम होनी थी वो इनकम 18 लाख हुई। वैल्यू एडिशन, हम ग्रामीण लेवल पर वैल्यू एडिशन पर बल दे सकते हैं क्या? छोटे छोटे प्रयोग और डिसेंट्रलाइज, राज्य इंटरेस्ट लेकर के उसका ब्रांडिंग की व्यवस्था करें कि भाई ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक सरसों पर ये काम कर रहा है तो उसका ये ब्रांड होगा, इस ब्रांड से माल बिकेगा, बाजार मिल जाएगा। हम इन व्यवस्थाओं को जोड़ें। अगर इन व्यवस्थाओं को जोड़ते हैं तो हम अवश्य बदलाव ला सकते हैं। कृषि क्षेत्र में कई प्रगतिशील किसान हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम प्रगतिशील किसानों ने किया होता है। हमारे हर राज्य में प्रोग्रेसिव फार्मर का एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम खड़ा कर सकते हैं क्या, जिसमें राज्य के जो प्रगतिशील किसान हैं उनके जो प्रयोग हैं उसकी डिटेल उस पर हो, और देश में कोई भी किसान देखना चाहे तो देख सके, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखना चाहे तो देख सके। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस काम को लीड कर सकते हैं क्या? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना जो क्लाइमेट जोन जो देखते होंगे, उस क्लाइमेट जोन में प्रगतिशील जो चीजें हुई हैं उसके एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स डिटेल में हम रख सकते हैं क्या? आप देखिए, हम एक बहुत तेजी से क्रांति ला सकते हैं। मैं तो चाहूंगा सिक्किम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करे। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या हुआ, कैसे हुआ, हर किसान अपनी कथा बताएं। पूरे देश के किसान यहां आएंगे, देखेंगे। मैंने आज जो उनके 2 फूलों के प्रदर्शनी देखी। आजकल वर्टिकल गार्डन की कल्पना है। अब वर्टिकल गार्डन क्या होता है वो हमें किताब में या टीवी पे देखना पड़ता है। मैं पवन जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने वर्टिकल गार्डन यहां खड़ा किया है। मैं चाहूंगा कि आप देखिए ये वर्टिकल गार्डन क्या होता है और वर्टिकल गार्डन को कैसे सजाया जा सकता है और कैसे कम जगह में वर्टिकल गार्डन को डेवलप किया जा सकता है।
अगर हम इन चीजों को प्रचारित करते हैं तो लोग उसको करने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए आज सिक्किम के लिए तो बड़ा महा उत्सव है। यहाँ के किसानों की 12-13 साल की एक अखंड परिश्रम का आज सर्वोत्तम अवसर है। उन सारे किसान बधाई के पात्र हैं और देश भर से कृषि विभाग को संभालने वाले सरकारी अधिकारी और मंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। भारत सरकार के भी सारे अधिकारी मौजूद हैं यहाँ। एक नया उमंग, नए उत्साह के साथ, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ यहाँ से हम प्रस्थान करें और ये सिक्किम की वादियों में जो पवन लहरा रहा है वो पवन हमारे तक भी पहुंचे, हमारे खेतों में भी वो पवन पहुंचे, उसके लिए हम प्रयास करें। मैं सिक्किम सरकार का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने भारत सरकार का इतना बड़ा कार्यक्रम यहां आयोजित किया। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2 दिन सिक्किम में रहने का अवसर मिला है और आपने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे कविता कहने का मन कर रहा है। एक कविता है पुरानी, अच्छा हुआ मैं चलते चलते याद आ गई। देखिए, हमारे देश में इन जैविक के संबंध में किस प्रकार से सोचा जाता है। हिंदी भाषी इलाके में एक कवि गाग करके हो गए, कवि गाग। उन्होंने बड़ी मजेदार लिखा है। उन्होंने लिखा है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। गोबर राखी पाती सड़े, पाती पत्तियां। गोबर राखी पाती सड़े, फिर खेती में दाना पड़े। यानी जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, यानी गोबर है, ये पुराने पत्तियां रखी हैं, वो जब सड़ती हैं वो खेत में डाली जाती हैं। सन के डंठल खेत छिटावे, तीनते लाभ चौगुना पावे। जो ये कंपोस्ट का उपयोग करता है वो खेती में 4 गुना फायदा उठाता है। गोबर मैला नीम की खली, यहां से खेती दुनी फली। वही किसानों में है पूरा, जो छोड़े हड्डी का चूरा। मैं मानता हूं कि पुराने जमाने में कोई कभी गाग ने लिखी हुई बात आप सिक्किम वालों ने जी करके दिखाया है और इसलिए मैं सिक्किम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस समारोह को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। मैं देश भर से आए हुए महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ से वो अच्छी चीज़ें लेकर के जाएं, अपने राज्य में इसको प्राथमिकता दें, राज्य का अपना टाइम टेबल बनाएं और उसको लागू करके किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भारत का जो सपना है उस सपने को हम मिलकर के पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।